नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है जो कि आपका सीटेट और सीटेट के अलावा और भी जो बहुत सारे एग्जाम हैं यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो 50 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी यानी कि आपका जो है इकोलॉजी, तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो आपका जो सही आंसर है वो है अर्नेस्ट हैकल। जी हाँ, याद रखेंगे कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी कारकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या है कि पारिस्थितिकी कारकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से 4 कारक हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है जल वायवीय कारक, फिर उसके बाद में है स्थलाकृति कारक, फिर उसके बाद में है मृदीय कारक और उसके बाद में है जैवीय कारक। तो पारिस्थितिकी कारकों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से जलवायवीय कारक, स्थलाकृति कारक और मृदीय कारक एवं जैवीय कारक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। यही सबसे बड़ा स्रोत है और यही एकमात्र स्रोत है, याद रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी पे ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। और पृथ्वी के अलावा जितने भी अन्य ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा जो है वो करते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे इस सीरीज में। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको जल्दी आंसर जो है आपका दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग अवशोषित किया जाता है। अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब किया जाता है। तो याद रखेंगे 83%, 83%। पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 83% जो भाग है वो अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग परावर्तित किया जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12%। तो पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 12% जो भाग है वो परावर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग जो है पारगत किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 5%। ठीक है, याद रखेंगे पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का जो 5% भाग है वो पारगत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों के द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है 4%। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश का जो भाग अवशोषित करती हैं उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों के द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग वातावरण में विसरित कर दिया जाता है। तो आपका सही आंसर है 79%। तो पत्तियों के द्वारा सूर्य का जो प्रकाश अवशोषित किया जाता है तो उसका 79% जो भाग है वो वातावरण में विसरित कर दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक तेजी से किस रंग के प्रकाश में होती है। सही आंसर है लाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक तेजी से लाल रंग के प्रकाश में होती है। अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके माध्यम से होती है। सही आंसर है रंध्रों के माध्यम से। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो रंध्रों के माध्यम से होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो रंध्रों का खुलना एवं बंद होना यह निर्भर करता है सूर्य के प्रकाश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधों में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर है विटामिन ए एवं विटामिन डी। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधों में विटामिन ए और विटामिन डी का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधों में किस प्रोटीन का निर्माण होता है? तो आपका सही आंसर है कैरोटीन। सूर्य के प्रकाश के द्वारा पेड़ पौधों में कैरोटीन नाम का जो प्रोटीन है इसका निर्माण होता है। और आपको पता होगा कि जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, जबकि पत्तियों का रंग जो पीला होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। इसके अलावा जो गाय का दूध का रंग पीला होता है तो वो भी कैरोटीन के कारण ही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किन पौधों को सूर्य के अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो आपका सही आंसर है गेहूं एवं जौ। गेहूं एवं जौ ये जो पौधे हैं तो इनको सूर्य के प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किन पौधों को सूर्य के प्रकाश की कम आवश्यकता होती है? तो आपका सही आंसर है सोयाबीन एवं जेंथियम। तो सोयाबीन एवं जेंथियम ये दो जो है प्रमुख पौधे हैं जिनको सूर्य के प्रकाश की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वही क्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये सर्वाधिक तेजी से किस तापमान पर होती है? तो याद रखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये सर्वाधिक तेजी से होती है 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोगुनी हो जाती है? तो सही उत्तर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में अगर वृद्धि होती है तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? वो भी दोगुनी हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसके ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस निकलती है? तो सही उत्तर है जल। अब हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो किसका ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी गैस सहायक है? सही उत्तर है नाइट्रोजन। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन गैस सहायक है। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है जिससे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण कर लेते हैं। याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है तो आपका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? वो होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी के आधार पर मृदा के प्रकार हैं। तो पारिस्थितिकी के आधार पर मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अवशिष्ट मृदा, उसके बाद में है वाहित मृदा, फिर है आपका जलोढ़ मृदा, उसके बाद में है शैल मृदा और फिर है वातोड़ मृदा। तो हम लोग मृदा वाले टॉपिक में इस पे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं जिनमें से मुख्य जो मृदाएं हैं वो कितनी है? वो है 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में यानी कि मिट्टी में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों का कितना प्रतिशत होता है? तो मृदा में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों का जो प्रतिशत है वो होता है लगभग 5 से लेकर 10% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत कितना होता है? तो मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत यानी कि मिनरल्स का जो परसेंटेज है वो होता है 40 से लेकर 45% के मध्य में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो मृदा में जल का प्रतिशत होता है 25%। याद रखेंगे मृदा में 25% जो है वो जल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में वायु का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका भी सही उत्तर है 25%। याद रखेंगे जल भी होता है 25% और जो वायु है वो भी कितनी होती है? 25%। अगला प्रश्न है कि पौधों में जड़ों के द्वारा जल का संवहन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो सही उत्तर है केशिकत्व। पौधों में जड़ों के द्वारा जो जल का संवहन होता है संपूर्ण पौधे में, पौधे के हर भाग तक जो जल पहुंच पाता है, तो ये किस क्रिया के द्वारा होता है? तो याद रखेंगे ये होता है केशिकत्व के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, किस संरचना के द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर होगा जाइलम। देखो दोनों क्वेश्चंस में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? तो यहां पे पूछा गया है कि पौधों में जड़ों के द्वारा जो जल का संवहन है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? तो क्रिया कौन सी होती है? केशिकत्व। और ये जो जल का संवहन है ये किस संरचना के द्वारा होता है, किसके माध्यम से होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? जाइलम। तो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? तो आपका सही आंसर है फ्लोएम। याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो जा से होता है जल, जा से होता है जल और जा से क्या होता है? जाइलम। तो जल का परिवहन होगा जाइलम से। अब भोजन को हम लोग बोलते हैं फूड, भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड। तो एफ से फूड और एफ से फ्लोएम। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि जल का संवहन किसके द्वारा था और भोजन का संवहन जो है वो किसके द्वारा था। ठीक है, आइए
आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के इस सीरीज का, कि वायुमंडल में जो सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन है वो किसके माध्यम से होता है। तो आपका सही उत्तर होगा शैवाल। शैवाल आपको पता होगा कि महासागरों के जो है वो अंदर पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन इन्हीं के द्वारा होता है। अब आप ये क्वेश्चन जब आप देखोगे एग्जाम में आएगा, वहां पे ऑप्शन में आपको वन भी मिलेगा, ठीक है ना, तो आप वन पे टिक नहीं करोगे, आप जंगल पे टिक नहीं करोगे। याद रखोगे कि वनों से भी ज्यादा जो ऑक्सीजन है हमें वो मिलती है शैवालों के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, पृथ्वी पर सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है। तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यह होती है शैवालों के द्वारा, और 90% जो प्रकाश संश्लेषण है पूरी पृथ्वी पे वो शैवालों के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखेंगे इसको। और अगर आपसे कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीव कौन से हैं, तो नीले हरे शैवाल। जी हां, याद रखेंगे, नीले हरे शैवाल जो हैं ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीव होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो पौधों की वृद्धि के लिए जो मृदा का पीएच मान है वो 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो 6 से लेके 7.5 जो है ये मृदा का पीएच मान होना चाहिए। तो इस पीएच मान पे जो पौधे हैं उनमें जो वृद्धि है वो सबसे जो है सही तरीके से हो पाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो जो उदासीन मृदा है उसका पीएच मान होता है 7, ठीक है। उदासीन जो मृदा है उसका पीएच मान कितना होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है 7 से कम। अगर 7 से कम है तो उसको हम लोग अम्लीय मृदा कहेंगे। और क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक, और 7 से अधिक है तो उसको हम लोग क्षारीय मृदा कहेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, किन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो कुछ एग्जांपल यहां पे दिए हुए हैं, जैसे कि लॉरेंथस, ओरेबेका, वेलेनोफोरा एवं रेफ्लेशिया। ये वो कुछ प्रमुख पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो इसीलिए ये लोग जो है कीटभक्षी पौधों के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। ये लोग कीटों को पकड़ के अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। और आप याद रखेंगे कि कीटभक्षी पौधे जहां पर पाए जाते हैं वहां पे मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो कीटभक्षी पौधे हैं वो कीटों को पकड़ते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो प्रकृति की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो प्रकृति की जो कार्यात्मक इकाई है वो है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। प्रकृति की जो कार्यात्मक इकाई है वो पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रकृति में ऊर्जा मापने की जो इकाई है वो क्या है। तो प्रकृति में जो ऊर्जा मापने की इकाई है वो है ऊष्मा। ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है, ऊष्मा। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपचयन होता है। तो पेड़ पौधों के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है तो किस गैस का अपचयन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों के द्वारा यह अवशोषित की जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जित की जाती है। तो याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। सही उत्तर एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो एजी टांसले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सबसे जो आवश्यक तत्व है वो है आपका मैग्नीशियम। देखो, पेड़ पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और 9 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, ठीक है। पेड़ पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि 9 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वो होता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वो है पोटेशियम। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद रखेंगे। क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम होना आवश्यक है, जबकि वाष्पोत्सर्जन के लिए पोटेशियम का होना आवश्यक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता वाले क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो आर्द्रता वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार होता है। मैंग्रोव वनस्पति जो है इसको हम लोग जो है ज्वारीय वनस्पति या फिर ज्वारीय वन भी कहते हैं।
भारत में जो सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। तो यहां पर सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भारत में। तो ये क्षेत्र भी आप याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस स्थान पर मैंग्रोव वनों का विस्तार है, तो आप आंसर क्या देंगे? सुंदरवन का डेल्टा। अगला प्रश्न है कि किन वनस्पतियों में श्वसन मूल पाया जाता है? तो आपका सही आंसर है मैंग्रोव। मैंग्रोव जो वनस्पतियां हैं इनमें श्वसन मूल पाया जाता है। और जो आर्द्र भूमि है, तो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, तो इनके संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रामसर सम्मेलन जो है इसका संबंध है आर्द्र भूमि संरक्षण से। आगे देखें, नेपेंथिस एवं ड्रोसेरा ये किस प्रकार के पौधे हैं? तो नेपेंथिस और ड्रोसेरा ये कीटभक्षी पौधे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे मृदा में नाइट्रोजन की कमी होगी, जहां पे मृदा में नाइट्रोजन की कमी होगी, तो वहीं पर आपके जो ये कीटभक्षी पौधे हैं ये पाए जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने संघटक होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं, एक होता है जैविक संघटक और एक होता है अजैविक संघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संघटक के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आने वाली वीडियोस पे हम लोग इन पे डिस्कस करेंगे कि उत्पादक कितने प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, और घटक क्या होता है, उनका हमारे पर्यावरण में क्या कार्य है। तो इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली सीरीज में। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संघटक कौन कौन से होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक संघटक हैं, तो अकार्बनिक संघटक, कार्बनिक संघटक और भौतिक संघटक, तो ये सभी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक संघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पृथ्वी पे स्थित सबसे बड़ा और सबसे स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है आपका महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे, पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और जबकि 9 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा कि पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है एवं 9 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है। तो विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है सिकोया। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? सिकोया, जो कि कहां पाया जाता है? जो कि पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष जो है वो है सिकोया का वृक्ष, जो कि पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर आपसे यहीं पर पूछें कि विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो वो है यूकेलिप्टस। तो ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में। तो यहां पे सबसे बड़ा पूछा गया, तो ये है सिकोया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मिजोरम। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वनों वाला राज्य, तो आपका आंसर मध्य प्रदेश होगा। सर्वाधिक वनों वाला राज्य पूछेंगे तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। यहां पे पूछा गया था सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, तो वो है आपका मिजोरम। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से आरजी स्मार्ट क्लास की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।